बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है अपने MGT 520 के 520 सब्जेक्ट जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस इसको। अब इसके अंदर बेसिकली हमें ये उससे मिलता जुलता है, वो इंटरनेशनल हमने मार्केट का सब्जेक्ट पढ़ा था। MKT सब्जेक्ट है 530 शायद, या 510 है या 610 है, कुछ इस तरह से मिलता जुलता। इंटरनेशनल मार्केट्स ये उसी से मिलता जुलता सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल बिजनेस MGT 520। कुछ इसकी ओवरव्यू दिया हुआ है उसने। हम काम की बात पे आते हैं। जी लेसन नंबर 1 है हमारा, इंट्रोडक्शन टू द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल की बिजनेस की फील्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहला हमारा एक सवाल समझ लें कि सवाल है कि वाई कंपनीज एंगेज इन इंटरनेशनल बिजनेस। कंपनीज इंटरनेशनल बिजनेस करने क्यों जाती हैं? अब इंटरनेशनल बिजनेस करने क्यों जाती से पहले हम ये देख लें कि इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है। आप लोकल बाउंड्रीज, कंट्री के अंदर, मुल्क के अंदर रह के जब बिजनेस कर रहे होते हैं तो उसे लोकल बिजनेस कहते हैं। और जैसे आप कंट्री की बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं, मुल्क से बाहर निकलते हैं किसी भी शक्ल में, दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। वो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो आप किसी दूसरे मुल्क में अपनी बिजनेस की फ्रेंचाइज ओपन कर रहे हैं, वो आप किसी दूसरे कोई और कंपनी वहां पे स्टार्ट कर रहे हैं अपने मुल्क में रहते हुए। आप वहां पे किसी दूसरे बिजनेस की कोई फ्रेंचाइज बाय करते हैं, किसी के साथ इलाहार करते हैं, कोई कंपनी परचेज करते हैं, या कोई ज्वाइंट वेंचर करते हैं। कोई भी सूरत आप मुल्क से बाहर जाके जो भी आप बिजनेस एक्टिविटी करेंगे, दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। अब यहाँ पे बात करते हैं वाई कंपनीज एंगेज इन इंटरनेशनल बिजनेस। वो चाहती हैं वो अपनी सेल्स को एक्सपेंड करें, ठीक है, सेल्स उनकी बढ़े, सेल्स बढ़ाना चाह रही हैं। वो रिसोर्सेज को एक्वायर करना चाह रहे हैं, फॉरेन कैपिटल, टेक्नोलॉजी, लेबर, कंपोनेंट्स, इन चीजों पे वो कंपटीशन में आना चाह रहे हैं। Diversify sources of sales and supplies. By operating in multiple countries, firms help protect themselves from economic downturns in any single country. In the same way, having suppliers in multiple countries have protect the firm from shortage due to economic. अब देखिए, हम रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करते हैं, सेल्स को, सप्लाईज को। अब एक कंट्री में रहते हैं तो आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, आपकी सप्लाईज लिमिटेड हैं, आपके दूसरे मामला लिमिटेड है। लेकिन जब आप मुल्क से बाहर निकलते हैं तो ये चीजें आपकी फिर डाइवर्सिफाई हो जाती है। मिनिमाइज कंपेटिटिव रिस्क। कंपनी एक्सपैंड इंटरनेशनली टू competitors home markets in order to maintain a competitive balance across markets. आप मुल्क से बाहर चलते हैं, इंटरनेशनली आप कंपेटिटर से अब कंपटीशन में आ गए, तो आपने जो मुल्क का, अपने मुल्क के अंदर का कंपेटिटिव रिस्क था उसको मिनिमाइज कर लिया। क्यों? क्योंकि जो कंट्री के अंदर आपका कंपेटिटर था, अब आप तो इंटरनेशनली चले गए, तो वो कंपटीशन आपने रिड्यूस कर लिया। नेक्स्ट होता है रीजंस ऑफ रीसेंट इंटरनेशनल बिजनेस ग्रोथ। आज का जो इंटरनेशनल बिजनेस ग्रोथ है, इसके रीजंस क्या है? सबसे पहली चीज, टेक्नोलॉजी का एक्सपैंड होना बहुत ज्यादा। आप जैसे एयर ट्रेवल है, इंटरनेट है, ईमेल, ई कॉमर्स ने बहुत ज्यादा बिजनेसेस को एक्सपैंड कर दिया। फिर लिबरलाइजेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स। अब जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स हैं, दूसरे कंट्रीज में आना जाना, ये चीजें आम होती चली जा रही हैं, ठीक है, इसने हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया। फिर डेवलपमेंट ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज, इंटरनेशनल बैंकिंग हो गई, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट डिलीवरी है, अदर सर्विसेज। अब ये सपोर्टिंग सर्विसेज है, इसमें जिस तरह आप कोरियर सर्विसेज भी हैं, हम इंटरनेशनली कोरियर सर्विस सब कुछ बाहर भेजते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, तो वो भी, उसने भी हमारे बहुत ज्यादा चीजें बेहतर की। इंक्रीज इन ग्लोबल कंपटीशन, हमारा ग्लोबल कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है इससे। ऑब्वियसली हम जब इंटरनेशनली चले गए तो फिर हम इंटरनेशनल जो कंपेटिटर्स हैं, हम उनके साथ हम डील कर रहे हैं, उनके साथ कम्पीट कर रहे हैं। गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया जाता है जो हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट हो रही हैं। और इसी से हम FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मुल्क से दूसरे मुल्कों में भी जाती है और दूसरे मुल्कों से हमारे मुल्क में भी आती है। आजकल बड़ा कहा जा रहा है जी दूसरे मुल्क से इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन सिर्फ कहा ही जा रहा है, आ कोई नहीं रही हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट, कोई भी नहीं आ रही। नेक्स्ट लेसन नंबर 2 की बात करते हैं, मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के मोड्स क्या है? जो बात मैंने शुरुआत में की थी, इंटरनेशनल बिजनेस समझाने के लिए किस शक्ल में होता है, वो जो शक्ल की बात मैं कर रहा था वो मोड्स कहलाते हैं। हम दूसरे बिजनेस मुल्कों से चीजें इंपोर्ट करते हैं या उनको एक्सपोर्ट करें, तो ये भी एक फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस। हम सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें तो ये इंटरनेशनल बिजनेस की फॉर्म है। आजकल हमारे बहुत से टेक्निकल पर्सन, यानी कि जो IT पर्सन हैं, हमारे मुल्क में बैठ बैठ के फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ये दूसरे कंट्रीज के क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं, या दूसरे कंट्रीज की कंपनीज में काम कर रहे हैं मुल्क में बैठे बैठे ही। तो वो बेसिकली अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
यहाँ पे मर्चेंडाइज था, फिजिकल गुड्स जो है हम इम्पोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, सर्विसेज आ गया। नेक्स्ट चलेंगे, अब सर्विसेज में टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन है। व्हेन अमेरिकन फ्लाइज टू जर्मनी ऑन Lufthansa and spend a few days in German hotels, the payment made to Lufthansa and hotel are services export for Germany and services import for United States। यूके का पर्सन जो है, यूएसए का बंदा जर्मनी में आकर आया तो उसे जर्मनी की सर्विसेज को बेसिकली एक्सपोर्ट कर लिया और यूके यूएसए ने उसे इंपोर्ट किया। तो ये इस तरह की चीजें छोटी मोटी चलती रहती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। Foreign investment means ownership of foreign property is exchanged for a financial return। आप यहां से किसी दूसरे मुल्क की प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, यहां से जाके तो आपने यहाँ की इन्वेस्टमेंट वहां की है, तो ये उनके लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। लेकिन वहां दूसरे मुल्क हमारे मुल्क में आगे कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, तो फिर वो हमारे मुल्क के लिए एफडीए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। डिटेल लिखी हुई है, एफडीआई अकर्स व्हेन एन इन्वेस्टर गेन्स अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन ए फॉरेन कंपनी। एक इन्वेस्टर जो है वो इंटरेस्ट गेन करता है किसी फॉरेन कंपनी यानी कि का, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाती है। वो हमारे मुल्क में है या दूसरे मुल्क में जाए। अब वो इंटरेस्ट जो है वो 100% हो सकता है या इससे कम भी हो सकता है। एफडीआई फ्लो रेफर्स टू अमाउंट ऑफ एफडीआई अंडरटेकन टू ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के अंदर कितना पैसा हमारे मुल्क से बाहर गया या बाहर से हमारे मुल्क में आया, इन सूरतों में बिजनेस करने के लिए या हमारे मुल्क में बिजनेस करने के लिए आया, तो उसे फ्लो ऑफ एफडीआई कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी F6.1 इलस्ट्रेट द ग्रेट इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ एफडीआई। अच्छा जी, अब किधर है जी ये, पता नहीं कहाँ है, चलें फारिग करें उसको। नेक्स्ट आता है जी ओपनिंग केस। अच्छा बाकी कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट, काम की बात सिर्फ यहाँ पे थी, यहाँ तक, दैट्स इट, और इस पॉइंट्स में कुछ नहीं है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज अ नॉन कंट्रोलिंग इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन कंपनी। इट इज यूजुअली अ परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ फॉरेन कंट्री और लोन टू बॉन्ड परचेज। वैसे पोर्टफोलियो में पहले आपको समझा दूं, पोर्टफोलियो होता ये है कि हम इसको पहले हम अपनी सारी इन्वेस्टमेंट किसी एक बिजनेस में नहीं लगाते। अब देखिए मियां मंशा है हमारे मुल्क में, रिचेस्ट पर्सन में आता है, लाहौर में एम्पोरियम माल उसका है, उसकी अपनी कंपनी रजिस्टर्ड है, उसकी कंस्ट्रक्शन की। फिर निशार टेक्सटाइल उसका है। फिर एमसी बैंक उसका है। फिर उसके अलावा इसकी क्या नाम उसका, एम्पोरियम माल लाहौर में इसका है। यानी कि बहुत से बिजनेसेस हैं। इन शॉर्ट आप बात करें, हाँ, इस पावर प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स इसके हैं, ठीक है। इसी की तो गवर्नमेंट के साथ उल्टी सीधी डील हुई है, जिसमें जी पावर प्लांट चले ना चले गवर्नमेंट ने उनको पे करना ही करना है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जी, टर्म collaborative arrangement between international companies compromise joint ventures licensing manufacturing contracts। जी, ये collaborative arrangement होती है जिसमें आप अगर कोई जॉइंट वेंचर करते हैं, कोई लाइसेंसिंग किसी कंपनी का लाइसेंस परचेज कर लेते हैं, यानी कि उसकी फ्रेंचाइज ले लेते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसको कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। कोई कोलैबोरेशन कर लिया अपने दूसरे बिजनेस के साथ। एक टर्मिनोलॉजी है स्ट्रेटेजिक अलायंस, आर कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट दैट आर critical importance of comparative viability of one or more collaborative firms। हम स्ट्रेटेजिक अलायंस करते हैं अपने किसी दूसरी फर्म के साथ, और हो सकता है कि वो हमारे बिजनेस ना हो, किसी और बिजनेस में हो, तो वो स्ट्रेटेजिक अलायंस कहलाता है। मल्टीनेशनल एंटरप्राइज क्या होता है? एमएनसी, यहाँ पे लिखा होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ऐसी कंपनी जो मल्टीपल कंट्रीज के अंदर डील कर रही है उसे एमएनसी कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। जैसे सुजुकी है, जैसे होंडा है, जैसे टोयोटा है, ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। एमएनईज have a number of characteristics including responsiveness to environmental forces such as competitors, customers, suppliers, financial institutions, government। खैर कुछ भी नहीं है इसके अंदर जी। ये टर्म जी, firms become multinational for a number of reasons। Some of these include,
फर्म जो है मल्टीनेशनल क्यों होती हैं, उनमें रीजन में कुछ लिखे हुए हैं। अ डिजायर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज ऑफ द डोमेस्टिक बिजनेस। वो अपने मुल्क में, जिस तरह हमारे मुल्क में हमारे बिजनेस की आजकल हालात बड़े खराब हैं, तो जो लोग तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने आप को सिक्योर रखे हुए हैं। अ ग्रोइंग वर्ल्ड मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इससे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से आपकी जो वर्ल्ड मार्केट है वो ग्रो होती है। आर रिस्पॉन्स टू इंक्रीज फॉरेन कंपटीशन ऑब्वियसली इंक्रीज होता है, और उसके अगेंस्ट आप रिस्पॉन्स करते हैं। आर डिजायर टू रिड्यूस कास्ट, अब ये है कि आप कास्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। जो हम बाहर से कुछ चीज इंपोर्ट करते हैं या बाहर किसी कंट्री के साथ, कंपनी के साथ इलाहार करते हैं, हम चीजें यहाँ बना के बाहर भेजते हैं, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लो कास्ट बन रही है, उससे क्या हो रहा है, कास्ट रिड्यूस हो रही है। Multi corporations are different from companies that confine their activities to the domestic market. वो लोग सिर्फ जो डोमेस्टिक मार्केट में काम कर रहे हैं, एमएनसी उनसे डिफरेंट होती है। ठीक है जी, इतनी। मोस्ट एमएनसीज आर नॉट जॉइंट कॉर्पोरेशन बट जॉइंट्स आर ऑलमोस्ट आर एमएनसीज। बहुत सी एमएनसीज जॉइंट कॉर्पोरेशन नहीं है, लेकिन जो जॉइंट कॉर्पोरेशन हैं वो लाजमी एमएनसीज है। ये बात एक कह लें कि एमसीक्यूज भी हो सकता है, खैर इतना सिंपल सा आएगा नहीं। A strategic M&A process involves M&As range from extremely large and fairly small in terms of both sales and employment. M&As extremely large बहुत बड़ी फर्म्स होती हैं, ठीक है, ऑब्वियसली बड़ी फर्म है तो वो एमएनसी में आ सकती है ना, वैसे कहाँ से आएगी। अच्छा, स्ट्रेचिंग में प्रोसेस में 4 टोटल फंक्शंस होते हैं, ये एक एमसीक्यूज आपका, इसको जेन में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे जी, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑन इंटरनेशनल बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग अ कंपनी फिजिकल एंड सोसाइटल एनवायरनमेंट। अब क्या होता है कि कंपनी जो फिजिकल सोसाइटी के एनवायरनमेंट है उसको अंडरस्टैंड करती हैं, और ये चीजें अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है, तभी आप दूसरे मुल्क में, आप दूसरे मुल्क की सोसाइटी को जब तक अंडरस्टैंड नहीं करते तो तब तक आप वहां पे अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। आप ये देखते हैं कि वहां पे करेंसी की फ्लक्चुएशन हमारे मुल्क के वहां के हिसाब से क्या आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आ रही है, और जो छोटे मोटे मामला किस तरह के हैं, ये सारी चीजें आप पहले से स्टडी करते हैं, देन आप आगे प्रोसीड करते हैं, और ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है आपके ऊपर। कंपेटिटिव एनवायरनमेंट वेरीज बाय इंडस्ट्री, कंपनी एंड कंट्री। कंपेटिटिव एनवायरनमेंट जो है वो वेरी करता है इंडस्ट्री से, कंपनी से, कंट्री। जाहिर सी बात है, जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पे कोई ना कोई कंपटीशन जो है आपको फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट जी हमारे पास आता है लेसन नंबर 3 है, इसका ओवरव्यू है। जी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम ग्लोबलाइजेशन पे बात करेंगे। यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 1 हमने तकरीबन सारा डिस्कस कर लिया है, कल इंशाल्लाह ग्लोबलाइजेशन पे बात होगी। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।